रात का वक्त आर मेंशन के उस गार्डन में रुद्र और अनिकेत बातें कर रहे थे। अनिकेत ने रुद्र को जिया के बारे में सब बता दिया। रुद्र, ये सिन्हा चंद पैसों के लिए इतना नीचे गिर जाएगा, मैंने सोचा नहीं था। अनिकेत, भाई तो ये सिन्हा जैसे आदमी इंसान कहलाने के लायक नहीं होते। ये तो हैवान है। हैवान भी शायद इनके सामने कुछ नहीं है। रुद्र, इन लोगों को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ऐसा कैसे कर सकते हैं ये किसी लड़की के साथ? अनिकेत उसे इनके बारे में भी सब बता चुका था। वह थोड़ा रुक कर बोलता है, सिन्हा की बेटी भी तो एक लड़की है। वह ऐसा कैसे कर सकती है? अगर कोई उसके साथ भी यही सब करे तब? छी, मुझे तो शर्म आती है इन लोगों को इंसान कहते हुए भी। इतनी हैवानियत भरी हुई है इनके अंदर। अनिकेत, अगर जिया उस दिन तुम्हारे साथ उस कमरे में नहीं होती तो शायद जिया भी इन्हीं लोगों के बीच फंस चुकी होती। फिर ना जाने ये लोग उसके साथ क्या करते। पर उसकी किस्मत अच्छी थी जो वह गलती से तुम्हारे कमरे में आ गई। कभी कभार कुछ गलतियां इंसान की ज़िंदगी बचा लेती हैं। ऐसा ही कुछ जिया के साथ हुआ। वह गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है। और हमने उस हालात और अपनों की मारी लड़की को न जाने क्या क्या नहीं कहा। रुद्र को यह सुनकर एक झटका सा लगता है। वह इस बात की कल्पना मात्र से ही सिहर जाता है। वह सोचने लगता है कि यदि जिया उस जाल में फंस जाती तो रिया का क्या होता। और फिर जिया तो खुद भी अभी ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, बहुत मासूम है। उसे तो इन चीज़ों की समझ भी नहीं है। कैसे वह खुद को इन सबसे बचाती। और मैंने भी ना जाने क्या क्या उसे नहीं कहा। यह सब सोचते सोचते वह बहुत परेशान हो जाता है। अनिकेत उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, ज़्यादा मत सोचो रुद्र। मुझे पता है तुम जिया की चिंता कर रहे हो, पर चिंता की कोई बात नहीं है। वह अब तुम्हारे साथ है। रुद्र, नहीं, ऐसा नहीं है। शायद हमने भी उसके साथ बहुत गलत किया है। हमने उसे गलत समझा। अनिकेत, अभी देर नहीं हुई है। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। रुद्र कुछ नहीं बोलता है और घर की तरफ मुड़कर अपने कमरे की खिड़की को देखने लगता है। कान्हा, अनिकेत रुद्र को पुकारता है। रुद्र एकदम से अनिकेत की तरफ देखता है क्योंकि आज बहुत दिनों बाद अनिकेत ने उसे इस नाम से पुकारा था। अनिकेत अपनी बाहें फैला देता है और कहता है, आ जाओ और जी भरकर रो लो। मुझे पता है इस वक्त तुम रोना चाहते हो। कान्हा रुद्र का वह नाम था जिसे अनिकेत तभी लेता था जब रुद्र बहुत परेशान होता था, जब उसे प्यार की ज़रूरत होती थी। अनिकेत हमेशा से ही उसके साथ एक साया बनकर रहता था और हर तरह से उसे संभालता था। अनिकेत जानता था जितना वह बाहर से सख्त है, अंदर से उतना ही कोमल है। लेकिन ना जाने क्यों आज उसे लगा कि शायद उसे आज उस अनिकेत की ज़रूरत है जो उसे बच्चे की तरह संभालता है। जब भी उसे ज़रूरत होती थी वह इसी तरह अपनी बाहें फैला देता था और रुद्र आकर उसके गले लग जाता था। बचपन से लेकर आज तक जब भी रुद्र को ज़रूरत पड़ी, अनिकेत हमेशा अपनी बाहें फैलाए खड़ा मिलता था और रुद्र को अपनी माँ के आंचल की तरह ममतामयी स्पर्श मिल जाता था, जहाँ वह जी भरकर अपना दुख हल्का कर सकता था। रुद्र फौरन उसके गले लग जाता है और उसकी आंख से आंसू लुढ़क गालों तक आ जाते हैं। वह रुंधे गले से बोलता है, क्यों भाई, क्यों? क्यों हमारे साथ ही ये सब होता है? और उस लड़की की क्या गलती थी जो उसके साथ भी वही सब हुआ? आज रुद्र बहुत दुखी था जब से उसे पता चला था कि जिया की इन सब में कोई गलती नहीं है। वह अपने आप को उसका गुनहगार मान रहा था। उसने जितनी भी गलत बातें उससे कही, जाने अनजाने, जब भी उसने जिया का दिल दुखाया, आज उसे सब याद आ रहा था। आज उसे अपने किए हर बर्ताव पर पछतावा हो रहा था। वह उसके आगे कुछ सोच भी नहीं पा रहा था। तुम्हें पता है, आज मैं उसकी छोटी बहन से मिला। जिया ने कितना कुछ नहीं सहा, लेकिन हमने उसे हमेशा गलत समझा, हमेशा उस पर शक किया। उसे न जाने कितने ताने दिए, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। आज मुझे पता चला उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है। और हम हमेशा उसे न जाने क्या क्या कहते रहते थे। उसके दिल पर कितनी चोट लगती होगी ना। और तुम्हें पता है भाई, रिया इतनी मासूम बच्ची है, किसी को भी उस पर प्यार आ जाए। और उसके साथ इतना अन्याय, उसे इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बीमारी दे दी भगवान ने। लेकिन बहुत हिम्मत है उसमें। आज जब मैं सुबह शक्ति से मिला था, अनिकेत, क्या तुम शक्ति से मिले थे? हाँ, हॉस्पिटल में मैं शक्ति से मिला था और उसी ने मुझे रिया के बारे में बताया। वह बता रहा था कि रिया बहुत हिम्मती है और वह बहुत तेज़ी से रिकवर हो रही है। छोटी सी उम्र में इन दोनों बहनों ने क्या क्या नहीं
सीख लिया। एक बहन अपनी बहन के लिए खुद को कुर्बान कर रही है और दूसरी अपनी बहन की परेशानी देखते हुए खुद को जल्दी से ठीक करने की कोशिश कर रही है। सच में हम इनकी हिम्मत के आगे कुछ भी नहीं है। काफ़ी देर तक अनिकेत रुद्र को गले लगाए रखता है। रुद्र, बहुत रात हो गई, जाओ अब जाकर अपने कमरे में आराम करो। रुद्र उससे अलग होकर कहता है, हाँ भाई, आप भी आज काफ़ी दिनों बाद। अनिकेत ने भी उसे भाई कहकर पुकारा था। अनिकेत प्यार से उसके चेहरे को छूता है और कहता है, जाओ कान्हा। रुद्र अपने कमरे में चला जाता है और अनिकेत भी अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में जाने के बाद अनिकेत अपने बिस्तर पर किसी को लेटे हुए देखता है। अनिकेत को समझ नहीं आता कि इतनी रात को उसके कमरे में कौन आकर सो गया है और वह धीरे से दूसरी तरफ जाकर देखता है तो उसकी नज़र नन्ही पर पड़ती है और उसे याद आता है कि आज वह शादी करके आया था और यह कोई और नहीं, उसकी दुल्हन है। अनिकेत को सब याद आने लगता है और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वह धीरे से उसके करीब जाता है। नन्ही बेफिक्री से सोई रहती है। उसने अभी तक अपने कपड़े नहीं बदले थे, पर हाँ, बाल खोल लिए थे और उसके बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। अनिकेत धीरे से उसके बालों को हटाता है और हल्के से उसके सर पर चूमकर कपड़े बदलने चला जाता है। अनिकेत के स्पर्श से नन्ही के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है और वह कपड़े बदलकर वापस गहरी नींद में चली जाती है। कपड़े बदलकर आने के बाद अनिकेत बिस्तर की तरफ जाता है, लेकिन कुछ सोचकर वापस सोफे की तरफ मुड़ जाता है और बैठकर आज दिन में जो कुछ भी हुआ उसे सोचने लगता है और सोचते सोचते वह भी वहीं सो जाता है। आर्य मेंशन। अनिकेत का कमरा। अनिकेत सोफे पर सोया रहता है। तभी उसकी आंखों पर सूरज की रोशनी पड़ती है और वह अपनी आंखों को ढकने की कोशिश करता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कहता है, इतनी सुबह सुबह किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरे कमरे में आकर पर्दे खोल रहा है? पर्दे वापस लगाओ। ऐसा कहकर वह वापस सो जाता है, पर उस पर रोशनी अभी भी आ रही थी। वह जोर से चिल्लाकर उठता है और कहता है, किसने अपनी मौत को बुलाया है? सुनाई नहीं दे रहा क्या? ऐसा कह अपनी आंखें खोलते हुए बोलता है, बहरे। तभी उसे अपने सामने एक लड़की की परछाई दिखाई देती है, जिसने लाल साड़ी पहनी हुई थी। वह झटके से अपनी आंखें खोलता है और आंखों को मसलने लगता है, क्योंकि अब से पहले कभी उसने अपने कमरे में किसी लड़की को नहीं देखा था और वह अपने सामने खड़ी उस लड़की को देखने की कोशिश करता है और तब जाकर उसे याद आता है कि उसकी शादी हो गई है। वह धीरे से बोलता है, नन्ही। नन्ही, जो अब तक अनिकेत के चिल्लाने से सहमी हुई सी खड़ी थी, वह धीरे से अपनी गर्दन हिलाकर कहती है, जी आप। वह सोफे पर रात में आप कब आए? मुझे उठा देते, मैं यहाँ सो जाती। अनिकेत ने कल से लेकर अभी तक नन्ही को गौर से नहीं देखा था। वह उसे देखने लगता है। शिफॉन की लाल साड़ी जिस पर जरी का और गोटे का काम हो रखा था। मांग में सिंदूर। अपने गीले बालों को उसने यूं ही खुला छोड़ रखा था और आगे किया हुआ था। उसके बालों से टपकता हुआ पानी उसके गालों से होता हुआ जमीन पर टपक रहा था। मेकअप के नाम पर सिर्फ बिंदी, काजल और हल्की सी लिपस्टिक लगा रखी थी। अनिकेत उसे देखता ही रह गया और उसकी सुंदरता में खो गया। नन्ही उसे अपनी ओर यूं देखता देख अपनी नजरें इधर उधर करने लगती है और उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। अनिकेत की आंखें उसके शरीर को भेद रही थी, इसलिए वह तुरंत कहती है, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। यह कहकर वह वहाँ से भाग जाती है। दूसरी ओर रुद्र भी अपनी आंखें मलता हुआ उठता है। आंखें खोलते ही उसकी नज़र घड़ी पर पड़ती है। वह चौंक कर खुद से बोलता है, अरे इतनी देर कैसे हो गई? सुबह के 9 बज गए और जिया भी मुझे उठाने नहीं आई। तभी उसकी नज़र बगल में सो रही जिया पर पड़ती है और वह और भी हैरान हो जाता है, क्योंकि जिया हमेशा जल्दी उठती थी। वह खुद से बोलता है, आज जिया भी अब तक नहीं उठी, कहीं इसकी तबीयत तो खराब नहीं। वैसे भी आजकल बहुत टेंशन में रहती है, खुद का ख्याल भी नहीं रखती। रुद्रराज पहले से ज़्यादा जिया के बारे में सोच रहा था। आज से पहले कभी उसने जिया पर ध्यान नहीं दिया था। वह कल सारी सच्चाई जानने के बाद उसे जिया के लिए कुछ महसूस होने लगा। वह अभी सोच ही रहा था कि जिया का हाथ उसके हाथ को छू जाता है। अचानक रुद्र को अपने हाथ पर गर्माहट महसूस होती है। वह चौंक कर तुरंत उसके माथे को अपने हाथ से छूकर देखता है। अरे, इसे तो बहुत तेज बुखार है। वह फौरन वहाँ से उठता है और सामने अलमारी से एक डिब्बा निकालता है।
उसमें से थर्मामीटर निकाल उसे फटाफट आकर जिया के मुंह में डाल देता है और थोड़ी देर इंतजार करता है। कुछ देर बाद में वह थर्मामीटर निकाल कर देखता है। इसे इतना तेज बुखार है, 103 डिग्री। वह तुरंत अपना फ़ोन निकालता है और डॉक्टर को फ़ोन करके कहता है, डॉक्टर, आप अभी के अभी घर चले आइए, जिया की तबीयत बहुत ख़राब है। और ऐसा कहकर वह फ़ोन रख देता है। कुछ देर बाद डॉक्टर आ जाती है। घर में डॉक्टर को आया देख दादाजी और अनिकेत भी रुद्र के कमरे में आते हैं। दादाजी, क्या हुआ रुद्र, आज डॉक्टर हमारे घर में? रुद्र डॉक्टर को जिया को देखने को बोलकर खुद कमरे से बाहर आता है और उनसे कहता है, दादाजी, वो जब मैं सुबह उठा तो देखा जिया बुखार में तप रही थी, इसलिए मैंने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन कर दिया। यशराज जी, पर मुझे तो बताना चाहिए था। रुद्र, क्या बताता दादाजी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। जिया रोज़ जल्दी उठ जाती है, पर आज जब वह बहुत देर तक सोती रही और जब मैं उसे उठाने लगा तब पता चला कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, तो क्या बताता। यशराज जी चिंतित होकर, बहुत काम करती है जिया, अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। दिन भर यहाँ से वहाँ सबका ध्यान रखती फिरती है, लेकिन कभी खुद का ध्यान नहीं रखती। और फिर रुद्र की तरफ देखकर, तुम्हें इसकी जिम्मेदारी दी थी ना, पर तुमने भी, पर नहीं, तुम्हें कहाँ ध्यान होगा, तुम तो इससे नफरत करते हो। रुद्र, दादाजी, मैं, चुप रहो रुद्र, मुझे सब पता है, तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है, मुझे मत सिखाओ। रुद्र अपनी आंखें नीची कर लेता है। तभी नंदनी भी वहां आ जाती है और कहती है, क्या हुआ दादाजी, आप सब इतनी चिंता में क्यों दिख रहे हैं, और जिया कहाँ है? अनिकेत उससे कहता है, जिया की तबीयत ठीक नहीं है, अंदर डॉक्टर उसे देख रही है। नन्नी भी चिंतित हो जाती है। हालांकि नन्नी को एक दिन ही हुआ था, लेकिन जिया से बात करके उसे बहुत अच्छा लगा था। वह एक ही दिन में जिया से बहुत ज़्यादा जुड़ गई थी। वह भी उसकी चिंता करने लगती है और अचानक उसे कुछ याद आता है और वह बोलती है, हाँ, कल जब वह अपने कमरे में जा रही थी तो वह अपना पेट पकड़े हुए खड़ी थी, और जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि वह ठीक है, लेकिन ज़रूर उसके साथ कोई दिक्कत थी, वह बता नहीं रही थी। रुद्र हैरानी से उसकी तरफ देखकर कहता है, कब भाभी? नन्ही, मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन जब रात में मेरी नींद खुली तब तक। अनिकेत की तरफ देखती हुई कहती है, यह नहीं आए थे और मुझे प्यास लगी थी तो मैं किचन में पानी लेने आई थी। तब वह अपना पेट पकड़े अपने कमरे की तरफ जा रही थी। मुझे लगा कि उसे दिक्कत है तो मैं उसके पास गई, पर उसने मना कर दिया और फौरन अपने कमरे में चली गई। रुद्र खुशे, कल रात को जिया मेरे साथ थी, तो क्या वह उस वक्त भी दर्द में थी? मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। मैं कभी जिया पर इतना ध्यान ही नहीं दे पाया कि उसके दुख दर्द, उसकी खुशी, उसकी तकलीफ को महसूस कर सकूं। यह मुझसे क्या हो गया? वह हमेशा हर किसी का ध्यान रखती है, लेकिन इसका ध्यान रखने वाला यहाँ कोई नहीं। तभी डॉक्टर बाहर आती है और कहती है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। दरअसल उन्हें पीरियड्स आए हैं और इस समय उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया है। इस वक्त बुखार आना आम बात है। इस समय पेट में ऐंठन होती है, पर दर्द सहन नहीं कर पाने के कारण कभी कभार लड़कियों को बुखार भी आ जाता है। पर चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने दवाई दे दी है, और आप लोग भी इनका ध्यान रखिए। इन्हें गर्म सूप और दलिया खिला दीजिएगा। रुद्र, डॉक्टर, जिया तो ठीक है ना? उसे कुछ तो नहीं होगा ना? मतलब आप क्या कह रही थी, पीरियड्स? डॉक्टर, अरे नहीं नहीं रुद्र जी, जिया बिल्कुल ठीक है। बस लड़कियों को हर महीने जो माहवारी आती है उसमें हार्मोन्स का स्तर ऊपर नीचे हो जाता है, तो उस समय अक्सर लड़कियां चिड़चिड़ी रहने लगती हैं। और इस समय जो दर्द होता है उसे कुछ लड़कियां तो उसे सहन कर लेती हैं, लेकिन कुछ में वह दर्द इतना बढ़ जाता है कि उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। पर यह सब नॉर्मल है। रुद्र, कितना दर्द सहन करना पड़ता है लड़कियों को? डॉक्टर, हाँ, पर वो दर्द ही उन्हें औरत बनाता है, उन्हें वह शक्ति देता है, और नया जीवन अंकुरित करने के लिए इस धरती पर भगवान ने यह काबिलियत केवल लड़कियों में ही दी है। इसलिए तो भगवान ने औरत को शक्ति कहा है। आप चिंता मत कीजिए, वह ठीक है। अब मैं चलती हूँ। उधर जिया उठ जाती है और अचानक उसे आता है कि वह तुरंत बिस्तर से उठने लगती है, लेकिन दर्द के कारण वह लड़खड़ा जाती है और गिरने लगती है। तभी दो मजबूत हाथ उसे संभाल लेते हैं। वह अपनी गर्दन उठाकर उस ओर देखती है। वह कोई और नहीं रुद्र था। कहाँ जा रही हो तुम?
आराम नहीं कर सकती? नहीं वो मैं अब ठीक हूँ। क्या ठीक हूँ? सुबह से तो अब जाकर तुम्हें होश आया है। पता है मैं कितना डर। जिया उसकी तरफ देखने लग जाती है। तभी वह एकदम से बात पलटकर बोलता है, पता है तुमने हम सबको कितना डरा दिया था, और तुम मुझसे नहीं कह सकती थी। वो मैं कैसे? और जिया अपनी नज़रें नीचे झुका लेती है। क्या शर्म आई थी मुझे कहने में? अरे ये सब नॉर्मल है, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? पीरियड्स ही तो है, इसमें शर्म की क्या बात है? जिया, ये तो भगवान ने तुम लड़कियों को शक्ति दी है, जिससे तुम दर्द में रहते हुए भी धरती पर एक नव अंकुर अंकुरित कर सको। हम तो उस दर्द का 1% हिस्सा भी नहीं सह सकते। रुद्र उसकी तरफ देखते हुए बोला। जिया उसकी तरफ बहुत प्यार से देखने लगती है। रुद्र, ऐसे मत देखो, और उसकी तरफ एक पैकेट बढ़ाते हुए कहता है, यह लो, इसमें तुम्हारी ज़रूरत का सामान है, और आगे से कभी भी कुछ भी हो तो मुझसे बेझिझक बोल दिया करो। समझी तुम? जिया अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म सूप लेकर आता हूँ। यह कहकर रुद्र बाहर चला जाता है। जिया वापस अपने बिस्तर पर लेट जाती है। तभी उसके फ़ोन पर मैसेज की टोन बजती है, और वह अपना फ़ोन उठाकर देखने लगती है। मैसेज देखते ही उसे याद आता है कि आज उसे किसी से मिलने जाना था, पर अब तो वह कहीं जा भी नहीं सकती, नहीं तो रुद्र बहुत गुस्सा करता। आज बहुत दिनों बाद उसने जिया से प्यार से बात की, और वह उसे दोबारा गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। वह कुछ टाइप करके उस नंबर पर वापस सेंड कर देती है, और वापस अपना कंबल लेकर सो जाती है। कुछ देर बाद रुद्र सूप लेकर आता है, तो देखता है कि जिया सो रही है। वह सूप को साइड टेबल पर रखता है, और उसके बगल में बैठ जाता है, और जैसे ही वह उसे उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तो सोती हुई जिया को देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है, और उसे खुद नहीं मालूम कैसे, पर अपने आप को वह रोक नहीं पाता। वह धीरे से अपने होठों से उसके होठों को चूम लेता है, फिर उसके सर पर हाथ रख उसे उठाते हुए बोलता है, जिया, जिया उठो, यह सूप पी लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। जिया उठ जाती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज पूरे दिन से ही वह कोई सपना देख रही हो। इतने प्यार से रुद्र उसे उठा रहा है। वह फिर रुद्र को एकटक देखने लगती है। रुद्र, तुम्हें हो क्या गया है? सुबह से देख रहा हूँ, जब भी मैं कुछ बोलता हूँ तो मुझे टुकुर टुकुर देखने लग जाती हो। जिया मुस्कुराकर नामे से हिलाती है, और उठने लगती है। रुद्र उसकी उठने में सहायता करता है, और अपने हाथों से सूप पिलाने लगता है। रुद्र जी, आप रख दीजिए, मैं पी लूँगी। रुद्र, चुप रहो ना, मैं पिला रहा हूँ ना। जिया आज पहली बार रुद्र को उसकी इतनी परवाह करते हुए देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एक रात में ही ऐसा क्या हो गया जो रुद्र उसकी इतनी फिक्र कर रहा है। तभी रुद्र उसे एक हॉट वाटर बैग देकर कहता है, इसे अपने पेट पर रख लेना, तुम्हें आराम मिलेगा। और उसे लिटाकर उसके पेट पर वह हॉट वाटर बैग रख देता है। फिर वह उसे वापस कंबल उड़ा देता है। आज उसे रुद्र का एक अलग ही रूप नजर आ रहा था, और रुद्र को भी अब अपनी गलती का एहसास था। इसलिए वह भी जितना हो सकता था जिया को वह प्यार देने की कोशिश कर रहा था, जो एक पति अपनी पत्नी को देता है। इन सब में जिया को बहुत आराम मिलता है, और जिया फिर सो जाती है, एक सुकून से भरी नींद। देर शाम जाकर उसकी नींद खुलती है, और वह उठकर बैठ जाती है, और फिर खुद से कहती है, अरे आज मैं इतनी देर कैसे सोती रह गई। इतनी शाम हो गई है, किसी ने मुझे उठाया भी नहीं। अब उसे काफ़ी आराम था, इसलिए वह उठकर खुद से ही नीचे आ गई। रुद्र उस वक्त दादाजी और अनिकेत के साथ बैठा कुछ डिस्कस कर रहा था। वह एकदम से उसे देखकर कहता है, तुम नीचे क्यों आई? कुछ चाहिए था तो मुझे कह देती, मैं आ जाता। ऐसा बोलते हुए वह फौरन उठकर उसकी तरफ आता है, और उसे पकड़ लेता है, जैसे कि वह गिरने वाली हो। रुद्र जी, मैं चल सकती हूँ, मैं ठीक हूँ। रुद्र अपनी इस हरकत पर खुद भी हैरान था, पर वो इन सब पर ध्यान नहीं देकर सिर्फ जिया के बारे में सोच रहा था। फिर एकदम से बोला, हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम बहुत गिरती पड़ती रहती हो, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे पकड़ रहा हूँ। इसे कुछ और मत समझना। जिया फिर से गर्दन हिला देती है। वहीं असराज जी व अनिकेत रुद्र की इस बचकानी हरकत पर मुंह नीचे किए हंस रहे थे। तब तक नंदिनी भी अपने हाथ में चाय की ट्रे लेकर वहां आ जाती है, और जिया को देखकर कहती है, अरे जिया, उठ गई तुम? अब कैसी तबीयत है तुम्हारी?
वह बोलती है, जी भाभी, अब पहले से ठीक है। आप लाइए, मैं आपकी कुछ मदद कर देती हूँ। वह ट्रे लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है कि तभी रुद्र उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम चुपचाप बैठ जाओ। हर वक्त काम काम काम। कभी खुद के बारे में भी सोचा करो। तभी दादाजी बोलते हैं, हाँ बहू, रुद्र बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम हमेशा काम में लगी रहती हो, सबका ख्याल रखती हो, अपना कभी ख्याल नहीं रखती। ऐसे तो तुम बीमार पड़ जाओगी। तुम इस घर की बेटी हो, ना कि नौकरानी। यहाँ इतने नौकर हैं, लेकिन फिर भी हमेशा अपने आप को काम में लगाए रखती हो। अब तुम कुछ नहीं करोगी, सिर्फ आराम करोगी। अब चुपचाप बैठ जाओ और चाय पियो। जिया कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप वहाँ सबके साथ बैठ जाती है। यशराज जी, आज बहुत दिनों बाद मुझे मेरा पूरा परिवार भरा पूरा दिख रहा है। आज मैं वास्तव में बहुत खुश हूँ। नहीं तो इन दो निकम्मों को देखकर तो मैं यही सोचता था कि कैसे इनका घर बसेगा। पर दोनों ने यही एक काम बहुत बढ़िया किया है, जो दोनों इतनी प्यारी बहुएं लेकर आए। मैं तो निहाल हो गया। जिया नन्ही उनकी इस बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं और अनिकेत और रुद्र मुंह बनाकर बोलते हैं, क्या दादाजी, आप भी? यशराज जी भी हंसने लगते हैं। फिर वह रुककर कहते हैं, अच्छा बच्चों, मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया। सभी एक साथ, क्या दादाजी? आज से 2 दिन बाद पंडित जी ने मुहूर्त निकाला है अनिकेत और नंदनी की शादी का। यह सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं। दादाजी आगे बोलते हैं, शादी हम बहुत साधारण तरीके से करेंगे, लेकिन रिसेप्शन में हम सभी को बुलाएंगे और उसी रिसेप्शन में हम रुद्र और जिया के रिश्ते की भी घोषणा करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने इनका रिश्ता मीडिया से छुपा कर रखा है। पर ज़्यादा दिन तक छुपाना शायद संभव ना हो। और फिर रुद्र और अनिकेत की तरफ मुड़कर बोलते हैं, तुम दोनों मिलकर सभी मेहमानों की लिस्ट बना लेना और सारी तैयारियां करवा लेना। मुझे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं चाहिए। रिसेप्शन ऐसा होना चाहिए कि सालों तक दुनिया याद रखे कि यशराज सिंह आर्य ने अपने दोनों पोतों के लिए बहुत शानदार रिसेप्शन दिया। तभी रुद्र और अनिकेत एकदम से बोलते हैं, पर दादाजी, पापा, यशराज जी, तुम उसकी चिंता मत करो। देखना, वह भी बहुत जल्द इन खुशियों में शामिल होगा। हम उसके सामने जितना ज़्यादा खुशी का माहौल रखेंगे, उतना उसके लिए अच्छा होगा। ये बात मुझे कल ही डॉक्टर ने बताई। अभी तो लोग बात कर ही रहे थे, तभी डोरबेल बजती है और एक नौकर जाकर दरवाज़ा खोल आता है। आने वाला शख्स, नमस्ते दादाजी, कैसे हैं आप? सभी लोग उस आने वाले शख्स की तरफ देखते हैं। यशराज जी उसके आने से खुश होते हैं। वहीं रुद्र की मुट्ठियां भिज जाती हैं। वह गुस्से से उस शख्स को देखने लगता है। नन्ही भी अनजान नजरों से उसे देख रही थी और जिया, वह कभी रुद्र को देखती तो कभी आने वाले शख्स को। तभी यशराज जी कहते हैं, अरे डॉक्टर करण, नमस्ते। आओ आओ बैठो और बताओ कैसे हो? करण, जी दादाजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? और अब सर कैसे हैं? यशराज जी, वो तो तुम खुद ही देख लो। वह रुद्र के पापा के कमरे में जा ही रहा होता है कि तभी वह रुक जाता है और जिया की तरफ मुड़कर कहता है, जिया कैसी हो तुम? जिया मुस्कुराकर कहती है, मैं ठीक हूँ। तभी यशराज जी कहते हैं, अरे करण, उस दिन भी बातों बातों में भूल गया। मैं तुमसे यह जानना चाहता था कि तुम जिया को कैसे जानते हो? इस सवाल पर रुद्र के भी कान खड़े हो जाते हैं और वह भी बेसब्री से करण की तरफ देखकर उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। आखिर वह भी जानना चाहता था कि जिया और करण का रिश्ता क्या है। तभी करण पहले जिया की तरफ देखता है और बोलता है, दरअसल दादाजी, मैं जिया को बचपन से जानता हूँ। यह मेरे पड़ोस में रहती थी और मुझसे 2 साल छोटी भी है। जब भी इसे कोई ज़रूरत पड़ती या इसे कोई परेशान करता था, तो यह दौड़ी दौड़ी मेरे पास आ जाती थी। बहुत छोटी सी गुड़िया जैसी थी। तब से ही हर परेशानी में मुझे ही याद करा करती थी। पर लगता है अब ये छोटी सी गुड़िया बड़ी हो चुकी है। अब इसे इस भाई की ज़रूरत नहीं। रुद्र चाय पी रहा था कि उसके मुंह से चाय निकल जाती है और वह कहता है, क्या क्या कहा तुमने? भाई? करण, हाँ भाई। जिया के कोई भाई नहीं था, इसलिए उसने मुझे अपना मुंह बोला भाई बनाया था और हर रक्षाबंधन में भी इसे ही राखी बंधवाया करता था, क्योंकि मेरी भी कोई बहन नहीं थी। लेकिन जब से ये यहाँ आई है, तब से मेरी कलाई सूनी ही पड़ी है। जिया उसकी तरफ देखती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रुद्र यह सुनकर तसल्ली की सांस लेता है।
आज रुद्र के मन से यह बोझ भी हट गया कि जिया उसके साथ धोखा कर रही है। इन सब बातों से रुद्र को बहुत सुकून मिलता है। वहीं जिया इस बात से खुश थी कि शायद अब रुद्र उसे कभी गलत नहीं समझेगा, क्योंकि यदि वह यह बात उसे खुद बताती तो रुद्र शायद उसका यकीन नहीं करता। इतना कह वह रुद्र के पापा को देखने चला जाता है। कुछ देर बाद वह आता है और कहता है, दादाजी, अब उनमें काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है और हमें उम्मीद है वह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। आप इसी तरह उनसे बातें करते रहिए, उनके सामने बैठकर पुरानी बातें बोलिए। यह बातें उनके लिए दवाइयों का काम करेंगी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इतना कह वह जाने लगता है कि तभी रुद्र से आवाज़ देकर कहता है, सुनिए डॉक्टर करण। करण पीछे पलटकर कहता है, हाँ बोलिए मिस्टर रुद्र। जिया का दिल धक धक करने लगता है, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं रुद्र फिर से उसे कुछ ऐसा वैसा ना कह दे। वहीं रुद्र के साथ करण की पहली मुलाकात कुछ खास अच्छी नहीं थी, इसलिए करण भी अजीब नज़र से उसको देखने लगता है। तभी रुद्र कहता है, परसों हमारे घर में पार्टी है, आप ज़रूर आइएगा। करण मुस्कुराकर कहता है, जी ज़रूर, मैं ज़रूर आऊँगा। आप बुलाएं और हम ना आएं, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं ज़रूर आऊँगा, ऐसा कहकर वह चला जाता है। कुछ देर बाद खाना खाकर सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। नन्ही कपड़े समेट रही होती है और निकेत बिस्तर पर बैठ लैपटॉप पर अपने ऑफिस का काम कर रहा था, पर वह कभी कभी कनखियों से नन्ही को देख लिया करता था और जब नन्ही उसकी तरफ देखती तो वो फिर अपना सर लैपटॉप में घुसा लेता, ताकि नन्ही को यह ना लगे कि वह उसे चोरी छुपे देख रहा है। कुछ देर बाद नन्ही अपना काम पूरा कर कांच के आगे खड़ी हो जाती है और अपने खुले बालों को समेटकर जूड़ा बनाने लगती है। अनिकेत यह सब अपनी तिरछी नज़रों से उसे देख रहा था। ऐसा करते वक्त आईने में से नन्ही की कमर साफ दिखाई दे रही थी। अनिकेत का दिल इस वक्त तेजी से धड़क रहा था। इस एहसास को वह समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसे कुछ कुछ हो रहा था। वह अपना लैपटॉप साइड में रखता है और धीरे से नन्ही की तरफ जाता है और उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। नन्ही कांच में से उसे देख रही थी। वह धीरे से आता है और नन्ही के हाथों से उसके बाल छुड़ाकर उसके कान के पीछे आकर कहता है, तुम खुले बालों में बहुत अच्छी लगती हो, और उसकी कमर के इर्द गिर्द अपनी बाहों का घेरा बना लेता है। फिर वह उसके कंधे पर अपनी ठुड्डी रख लेता है। अनिकेत के छूने से नन्ही सिहर जाती है। उसके पेट में तितलियां उड़ने लगती हैं, क्योंकि उसके लिए भी यह एहसास नया था। वह जड़ हो जाती है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वहीं अनिकेत उसके बदन से आती खुशबू को महसूस कर रहा था। उसका दिल बेकाबू हो जा रहा था। वह धीरे से नन्ही को अपनी तरफ घुमाता है और कहता है, नन्ही, एक दिन में ही तुमने न जाने मुझ पर कौन सा जादू किया है कि मैं तुमसे ये कहने से खुद को नहीं रोक पाया। मुझे तुमसे पहली नज़र का प्यार हो गया। जिस दिन तुम मेरी गाड़ी के सामने आई और तुमने अपनी नज़रें उठाकर मुझे देखा, मुझे उसी वक्त तुम्हारी उन आँखों से प्यार हो गया और शायद उसी के आकर्षण में बंधा मैं उस दिन वह सब कर गया। और उसे ऐसा कहते कहते वह उसे बिस्तर तक ले आया और बैठाकर बोला, नन्ही, आज मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी की सच्चाई बताने जा रहा हूँ। नन्ही, हाँ बोलिए, मैं सुन रही हूँ। मैं भी आपके बारे में जानना चाहती हूँ, लेकिन कुछ नहीं, आप बोलिए। अनिकेत, देखो नन्ही, तुम यहाँ नहीं हो। तुम्हें यहाँ सबको समझने में वक्त लग सकता है, लेकिन रुद्र मेरे छोटे भाई की तरह है और दादाजी को तो तुम जान ही गई हो। वह हम दोनों से कभी कोई भेद नहीं करते। होने को तो मैं इनके मैनेजर का बेटा हूँ, लेकिन इन्होंने कभी मुझे अपने से अलग नहीं समझा। नन्ही, बस तुम्हें इतना कहना चाहता हूँ कि तुम कभी उनको गलत मत समझना, कभी उनका निरादर मत करना। कोई बात बुरी भी लगे तो उसे अपने दिल से मत लगने देना। अब यही मेरा परिवार है। इन्होंने मुझे जैसे अनाथ को सहारा दिया है, और मैं अपने परिवार के प्रति एक लफ्ज़ भी सुनना पसंद नहीं करूँगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। नन्ही, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी परछाई बनकर आपका साथ दूंगी। जिस प्रकार पार्वती जी हमेशा शिव जी की शक्ति बनकर उनके साथ रहती हैं, उनका हर कदम पर साथ देती हैं, उसी प्रकार मैं भी आपकी अर्धांगिनी बनकर आपकी हर कदम में आपकी सहायता करूंगी। साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास करूंगी। यदि कभी लड़खड़ा गई तो आप मुझे संभाल लेना। अनिकेत उसका माथा चूमकर, तुम इतनी समझदार हो। सच में मेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो मुझे तुम जैसी बीवी मिली।
अनिकेत उसकी गोद में सर रखकर उसे अपनी पिछली सारी बातें बताने लगता है। कैसे उसके पिता के साथ वह हादसा हुआ, कैसे इस परिवार में आया, कैसे रुद्र उसका भाई बना, उसका हमदम बना। नन्ही उसके सर पर हाथ फेरने लगती है और उसके दर्द को महसूस करने लगती है। आज उसे पता लगता है कि अनिकेत कितने दर्द में जी रहा है और यह दर्द बिल्कुल उसी की तरह है। आखिर उसने भी अपने माँ बाप को खोया था, अनिकेत ने भी वही सब खोया। शायद ये दोनों एक दूसरे के अच्छे हमदर्द बन सकते थे, तो इस तरह से इस परिवार का हिस्सा बना। नन्ही, आप किसी भी तरह की चिंता मत कीजिए अनिकेत, मैं समझ सकती हूँ आपका दर्द। मेरे बारे में भी काफ़ी कुछ तो आप जान चुके होंगे। माँ बाप बचपन में गुजर गए, चाचा चाची ने पाला और अपने उस लालन पालन की कीमत वह किस तरह वसूल रहे थे, आपने देख लिया। बाकी सब आप जानते ही हो। बस इतनी सी मेरी कहानी है। 12वीं तक पढ़ने के बाद आगे पढ़ने की मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन किसी ने मेरी परवाह नहीं की। अनिकेत उसके हाथों को अपने हाथ में लेता हुआ बोला, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जो भी अधूरे सपने हैं उसे पूरे करने की जिम्मेदारी अब मेरी है। और ये कहते कहते वो धीरे से उसके होठों को देखने लगा और धीरे धीरे उसके और नजदीक जाने लगता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जहाँ नन्ही की आंखों में दुनिया जहान की शर्म दिखाई दे रही थी, वहीं अनिकेत की आंखों में बेशुमार प्यार दिखाई दे रहा था। नन्ही के शर्म से लाल हुए गालों को देखकर अनिकेत को उस पर और प्यार आने लगता है और वे झट से उसके होठों को अपने होठों से दबा लेता है और उसके होठों पर दबाव बनाने लगता है। अब नन्ही भी उसका साथ देने लगी थी। काफी देर किस करने के बाद जब दोनों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, तब दोनों अलग हुए। नन्ही ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली, वहीं अनिकेत अपनी आंखों में प्यार लिए और दिल में जज्बात लिए उसकी ओर बढ़ने लगा। नन्ही की धड़कनें तेज होने लगी। अनिकेत ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और खुद उसकी तरफ झुक गया। उसने एक हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ कर दी और फिर नन्ही के सीने पर से पल्लू हटा दिया। नन्ही ने अब शर्म से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। अनिकेत ने अपनी शर्ट उतारी और उसकी तरफ झुकने लगा। अनिकेत उसे बेतहाशा चूमने लगा और अपने प्यार को अंजाम तक ले गया। इस अंधेरी रात में दो जवादिल एक हो गए। उस कमरे में सिर्फ उनकी धड़कनों का और उनकी सांसों का शोर बाकी था। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे की बाहों में दुनिया जहां से बेखबर होकर सो गए। वहीं दूसरी ओर जिया दवा लेकर सो चुकी थी और रुद्र उसके बगल में लेट न जाने की सोच में डूबा हुआ था। आर्य मेंशन में उस रात सभी के दिलों में जो गलतफहमी थी वह दूर हो गई थी। जहां अनिकेत और नन्ही अपनी शादीशुदा जिंदगी को एक कदम आगे बढ़ा चुके थे, वहीं रुद्र भी जिया के साथ अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपने मुंह से कुछ भी स्वीकार नहीं कर रहा था। उस रात रुद्र जिया के बगल में लेटा अपनी जिंदगी के पिछले पन्नों को पलट रहा था। किस तरह उसके अपनों ने उसे धोखा दिया। अपने पिता को इतने दिनों तक जिंदा होते हुए भी लोगों के सामने मरा हुआ दिखाना पड़ा। फिर उसकी जिंदगी में जिया का आना और उनकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज और जो भी गलत फहमियाँ उनके बीच हुई, वो सभी एक एक को याद कर रहा था। पूरी रात वह इन उलझनों में उलझा रहा और पूरी रात जिया के बारे में सोचता रहा। वहीं जिया इन सबसे बेखबर सो रही थी, क्योंकि इतने दिनों बाद आज उससे रुद्र से अपनेपन का एहसास हुआ। जो सम्मान, जो प्यार, जो अपनापन वह रुद्र की आंखों में देखना चाहती थी, आज उसे सब देखने को मिला। अगले 2 दिन वह सब पार्टी की तैयारियों में बिजी रहे। वहीं जिया को भी उस आदमी से मिलने का मौका नहीं मिला जिसने उसे मैसेज किया था। शादी वाले दिन आज सुबह से ही पूरे घर में चहल पहल मची हुई थी। कुछ खास रिश्तेदार आने भी शुरू हो गए थे, जिनमें सबसे पहले थी रुद्र की बुआ जी। बाबूजी, प्रणाम। कैसे हैं आप? आपने तो मुझे बताया भी नहीं। मेरे लाडले भतीजे रुद्र की शादी हो गई है। क्या आपने मुझे इतना पराया कर दिया? वह औरत जो रुद्र की बुआ जी थी, आते हुए बोली। कद काठी बहुत आकर्षक थी, ऊपर से मेंटेन किया शरीर, सिल्क की महंगी साड़ी पहनी, गहनों से लदी और मेकअप की पूरी परत उन्होंने अपने ऊपर लगा रखी थी। कुल मिलाकर देखने से वह रईस के साथ साथ घमंडी भी लग रही थी। अपनी आंखों को मटकाते हुए वह यशराज जी से यह सब बोले जा रही थी। यशराज जी उसे आता देखकर कहते हैं, खुश रहो सजला, क्या तुम आते ही शुरू हो गई? कैसी हो? जमाई बाबू नहीं आए? सजला इतराते हुए, अरे कहाँ बाबूजी, उन्हें कहाँ टाइम है? आपको तो पता ही है
हमारा कितना बड़ा व्यापार बाहर फैला हुआ है। आए दिन देश विदेशों के दौरे होते रहते हैं। इन्हें इन सब फैमिली फंक्शन को अटेंड करने का टाइम ही नहीं मिलता। आप समझ रहे हैं ना बाबूजी? यशराज जी, फिर भी परिवार के लिए तो टाइम मिलना ही चाहिए ना। परिवार हर रिश्ते की नींव होता है। फिर ऐसे खास मौक़ों पर तो जमाई का होना बहुत ज़रूरी होता है। अब क्या कहें बाबूजी, आप तो जानते ही हैं अपने दामाद को। खैर जाने दीजिए। ये बताइए रुद्र कहाँ है? मैं यहाँ हूँ बुआ जी। तभी रुद्र उनके सामने से आता हुआ बोलता है और उनके साथ अनिकेत भी था। दोनों ने आकर बुआ जी के पैर छू लिए। सरला जी ने रुद्र को आशीर्वाद दिया पर अनिकेत की तरफ मुंह मोड़ते हुए कहा, हाँ हाँ, खुश रहो। फिर अपने पिता की तरफ देखकर बोली, वैसे आपने आजकल घर को धर्मशाला नहीं बना दिया बाबूजी। हर अरे गहरे को घर में जगह दे रखी है। बहुत से लोगों को आपने अपने घर में जगह दे रखी है और वह अपने आप को इस घर का मालिक समझ बैठे हैं। यह कहने से उनका साफ साफ इशारा था अनिकेत की तरफ। अनिकेत को बुरा जरूर लगता है, लेकिन वह बुआ जी की आदत को बचपन से जानता था। उसे मालूम था कि बुआ जी उसे शुरू से ही पसंद नहीं करती, इसलिए वह उनकी बातों को हंसकर टाल जाता था और अभी भी वह यही कर रहा था। वो बस मुस्कुरा रहा था। वहीं रुद्र को उनकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन अनिकेत या अपने परिवार के बारे में कुछ भी सुनना उसे पसंद नहीं था। वह कुछ बोलने ही वाला था कि अनिकेत ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। रुद्र ने उसकी तरफ देखा तो अनिकेत ने धीरे से नामे गर्दन हिला दी। यशराज जी, तुम यहाँ पराया किसे बोल रही हो? यहाँ सब मेरे अपने हैं। और किसकी बात तुम कर रही हो? मैंने उनमें और रुद्र में कभी कोई फर्क नहीं किया है। ठीक है, तो अपनी घटिया सोच अपने पास रखो और मेरे परिवार में आग लगाने की कोशिश मत करो। और मेरी सलाह तुम्हें भी यही है कि तुम भी उसमें कोई फर्क ना करो। जो प्यार तुम रुद्र को देती हो वही प्यार तुम उसे भी दो। और अगर तुम्हें फिर भी फर्क करना है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। हमें परिवार जोड़ने वाले चाहिए, ना कि तोड़ने वाले। समझी तुम? सरला जी मुंह बनाकर कहती हैं, बाबूजी, आप परायों की खातिर अपनी बेटी को घर से निकालने की बात कर रहे हैं। वह तो मैं इस घर की बेटी हूँ। अपने पिता की बात का बुरा नहीं मानूंगी, पर यही बात अगर आपके दामाद के सामने कही होती तो वह 1 मिनट भी यहाँ रुकना पसंद नहीं करते। बाकी आप देख लीजिए। अच्छा, ये सब छोड़िए, आप बताइए मेरी बहू कहाँ है? तभी सामने से जिया आती हुई दिखाई देती है। रुद्र जिया को अपने पास बुलाकर कहता है, जिया, ये मेरी बुआ हैं। जिया उनके पैर छूते हुए कहती है, प्रणाम बुआ जी, कैसी हैं आप? सरला जी उसे नीचे से लेकर ऊपर तक देखती हैं और झूठी मुस्कान लाते हुए कहती हैं, खुश रहो। और फिर रुद्र की तरफ देखकर कहती हैं, रुद्र, बाबूजी ने बताया था तुमने अपनी पसंद से शादी करी है। और जहाँ तक मैं जानती हूँ, फिर जिया की तरफ देख, तुम्हारी पसंद इतनी खराब तो नहीं थी। क्या हो गया तुम्हारी पसंद को? तुम तो सस्ती टी शर्ट तक नहीं खरीदते, तो फिर इतनी साधारण लड़की को तुमने अपनी जीवन साथी कैसे चुन लिया? यह सुनकर जिया का मुंह उतर जाता है। रुद्र, हाँ वही तो बुआ, मेरी पसंद खराब हो ही नहीं सकती। मेरी जिया लाखों में एक है। और किसने कहा यह साधारण है? यह तो सबका ख्याल रखती है, पूरा परिवार संभालती है। जिया को अपनी बाहों में भरता हुआ वह कहता है। इस पर जिया मुस्कुरा जाती है। फिर वह मुंह बनाकर कहती है, इससे तो लाख गुना अच्छी थी नैना, लंदन से पढ़कर आई थी। लंदन से तुम जैसे बड़े बिजनेसमैन के लिए भाई एक परफेक्ट पार्टनर बन सकती थी, पर तुमने उसे मना कर दिया और ले आए इस साधारण सी दिखने वाली लड़की को, जिसके ना परिवार का पता है ना खानदान का। रुद्र चिल्लाकर कहता है, बस बुआ जी, मैं अपनी पत्नी के बारे में अब और कुछ नहीं सुनना चाहूँगा। आप यहाँ हमें आशीर्वाद देने आई हैं तो बस अपना काम कीजिए, खाना खाइए और अपने घर चले जाइए। आपसे किसी ने आपकी राय नहीं पूछी है। सजला गुस्सा होकर कहती हैं, देखा बाबूजी, देखा आपने कैसे रुद्र मेरी बेइज्जती कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे मेरा यहाँ आने का फैसला ही गलत था। मैं तो यहाँ अपने भतीजे से मिलने आई थी, लेकिन लगता है कि यहाँ तो मेरी किसी को पड़ी ही नहीं है। यशराज जी, तो तुम भी बोलने से पहले थोड़ा सोचा करो, क्या बोल रही हो, किससे बोल रही हो? जिया अब इस घर की बहू है और अगर उसकी बेइज्जती होगी तो वह इस घर की बेइज्जती होगी।
ये बात तुम आगे से याद रखना। ये कहकर भी वहाँ से चले जाते हैं और बाकी सभी वहाँ से चले जाते हैं। सजला जी अपना गुस्सा मन में दबा अपमान का घूंट पीकर रह जाती हैं। सभी लोग अपने काम में लगे थे कि तभी एक पतली सी लड़की वहाँ आती है और रुद्र के पीछे आकर उसके कंधे को थपथपाते हुए कहती है, हेलो रुद्र। रुद्र पीछे मुड़कर देखता है और उस लड़की को देखकर हैरान हो जाता है। उसी के साथ जिया भी उस आने वाली लड़की को देखने लगती है। जहाँ रुद्र उस लड़की को देखकर हैरान हो जाता है, वहीं जिया की आंखें भी उसे देखकर बड़ी हो जाती हैं। ऑफ शोल्डर वन पीस पहने एक लड़की खड़ी थी, जिसने ऊंची ऊंची हील पहन रखी थी और देखने से वह बहुत ही अमीर खानदान की लग रही थी। रुद्र मुस्कुराते हुए, हेलो नैना, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। वैसे मैंने सुना है तुमने शादी कर ली। थोड़ा जलते हुए, बहुत बहुत बधाई हो। पर जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हें मेरी जैसी लड़की मिल नहीं सकती थी रुद्र। फिर अपनी एक आंख दबाते हुए, गलती कर दी मुझे रिजेक्ट करके। जरा अपनी बीवी से तो मिलवा दो, मैं भी तो देखूं कि तुम्हारी पसंद कैसी है। रुद्र मुस्कुराकर जिया को आगे लाकर कहता है, मीट माई वाइफ, जिया रुद्र सिंह आर्य। नैना उसे देखकर मुंह बनाकर कहती है, ओह, ये है तुम्हारी वाइफ। वैसे बहुत घाटे का सौदा किया है तुमने रुद्र। मेरे साथ शादी करने पर तुम्हें बहुत फायदा होता। भाई तो नैना, मैंने शादी का सौदा नहीं किया है और ना ही मैंने यह रिश्ता फायदे के लिए बनाया है। यह नफा नुकसान तुम ही देखो। मुझे रिश्ते प्यारे हैं, ना कि मैं उनका सौदा करता हूँ। समझी तुम? वैसे अब आ ही गई हो तो शाम की पार्टी एंजॉय करके और खाना खा के जाना। यह सुनकर अनिकेत और नंदनी को हंसी आ गई। तभी अनिकेत और नंदनी की हल्दी का टाइम हो जाता है और उन दोनों को एक साथ बैठा दिया जाता है। अनिकेत ने जहाँ पीला कुर्ता और सफ़ेद पैजामा पहन रखा था, वहीं नंदनी ने भी पीले रंग की साड़ी पहन रखी थी। सबसे पहले दादाजी उन्हें हल्दी लगाते हैं और उसके बाद रुद्र और जिया हंसी मजाक करते हुए उनको छेड़ते हुए उन्हें हल्दी लगाते हैं। हल्दी लगने के बाद जिया थोड़ा पीछे हो जाती है और उन्हें प्यार से देखने लगती है। वह अपनी ही सोच में डूबी धीरे धीरे पीछे होने लगती है और पीछे होते होते रुद्र के सीने से टकरा जाती है। रुद्र उसे संभालते हुए कहता है, क्या हुआ जिया? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कहाँ खोई हो? जिया उसकी तरफ देखती है और उसकी भरी आंखों को देखकर रुद्र प्यार से कहता है, क्या हुआ जिया? क्या सोच रही हो? मुझे बताओ, किसी ने कुछ कहा तुमसे? जिया पहले तो मना कर देती है, लेकिन रुद्र के बार बार पूछने पर वह उससे बोलती है, कुछ नहीं रुद्र जी, मैं बस यही सोच रही थी कि हमने तो इन रस्मों को जिया ही नहीं। तभी उसे ध्यान आता है कि वह क्या बोल गई। रुद्र अपनी भौहें सिकोड़कर उसे देखता है। उसे ऐसे देखते देख वह अपने आप को संभालती हुई जल्दी से अपनी गलती सुधारती हुई बोलने लगी, सॉरी सॉरी रुद्र जी, वह मेरे मुंह से निकल गया। मुझे पता है हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और कुछ महीनों में मैं यहाँ से चली जाऊंगी, तो यह रस्में मेरे साथ कैसे हो सकती हैं और क्या मतलब होगा इनका हमारे लिए। यह कहकर वो अपने आंसू पोंछते हुए तेजी से वहाँ से चली जाती है। रुद्र को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है। वह सच में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली बात भूल चुका था, लेकिन अब उसे फिर से वह सब याद आ जाता है कि उसकी और जिया की शादी तो बस कुछ महीनों की है और यह सुनकर उसके दिल में भी कुछ टूटता है। उसे जिया को खोने का डर सताने लगता है। वह उसकी इस मासूम सी इच्छा को पूरी भी नहीं कर पाया। वैसे भी शादी तो सिर्फ एक बार होती है और यहाँ तो उन दोनों की शादी तो वो जानता है किस परिस्थिति में हुई और यह बात भी बिल्कुल सही है कि उनकी शादी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि रुद्र ने इन सब के लिए साफ मना कर दिया था। फिर उस वक्त की परिस्थितियों को देखते हुए दादाजी ने भी उन दोनों की सीधे शादी करवा दी थी। तभी रुद्र को सोचता है और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। थोड़ी देर बाद वह अपने हाथों को अपने पीछे किए अपने कमरे की तरफ जाता है और जिया को ढूंढने लगता है। जिया उस वक्त खिड़की से सिर लगाकर वो सोच रही थी। रुद्र धीरे से उसके पीछे जाता है। जिया को इस बारे में कोई भनक नहीं थी। वह अपने हाथों को आगे करता है और धीरे से जिया के गालों पर अपने हाथों में ली हुई हल्दी लगा देता है। रुद्र की छुअन महसूस कर जिया चौंक जाती है और जल्दी से पीछे मुड़ती है। रुद्र प्यार से उसे हल्दी लगाते हुए कहता है, लो, हमारी भी हल्दी की रस्म हो गई। तुम कह रही थी ना तुम्हें यह सब करना था।
जिया हैरानी से उसकी तरफ देखती है। उसके पास तो इन सब के लिए शब्द ही नहीं थे। उसे समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। आज रुद्र उसकी हर इच्छा पूरी कर रहा था। उसे लगा कहीं वह सपना तो नहीं देख रही। वह रुद्र से कहती है, रुद्र जी, मेरे हाथ पर चिकोटी काटिए। रुद्र, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है शायद मैं सपना देख रही हूँ। जिया जल्दी से बोली। रुद्र प्यार से उसके गालों को छूते हुए बोलता है, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो जिया, यह सब सच है। वह अपनी आंखों को टिमटिमाकर खुश होते हुए बोलती है, सच रुद्र जी, यह सब सच में हो रहा है। फिर रुककर बोलती है, पर अगर यह सपना भी है तो यह सपना कभी टूटेगा तो नहीं ना? रुद्र उसको सीने से लगाते हुए कहता है, कभी नहीं। फिर वह उससे अलग होती हुई कहती है, रुद्र जी, पर मैं आपको कैसे हल्दी लगा पाऊंगी? मेरे पास तो हल्दी ही नहीं है। मुझे भी आपको हल्दी लगानी है, तभी तो यह रस्म पूरी होगी। यह कहकर वह उदास हो जाती है। रुद्र उसे आईने के सामने ले जाकर कहता है, किसने कहा तुम्हारे पास हल्दी नहीं है? सामने देखो। आईने में वह दोनों दिखाई दे रहे थे। जिया बोलती है, कहाँ? रुद्र उसे अपनी तरफ घुमाकर उसके गालों की तरफ इशारा करके कहता है, यह तुम्हारे गालों पर लगी है ना? यही मेरे गालों पर लगा दो। जिया को समझ नहीं पाती और नासमझी से रुद्र की तरफ देखती हुई कहती है, पर कैसे? आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रुद्र, एक मिनट रुको, और अपने गाल धीरे से उसके करीब लाता है। जिया ये देखकर शर्म से लाल हुई जा रही थी। आज पहली बार रुद्र अपनी मर्जी से उसके करीब आ रहा था। वह धीरे से अपने गालों को उसके गाल से टच करता है और उसी के साथ उसके गालों पर लगी हल्दी रुद्र के गालों पर लग जाती है। फिर वह दूर होते हुए कहता है, ये देखो, लगा दी ना तुमने मुझे भी हल्दी। यह सुनकर जिया का चेहरा और भी लाल हो जाता है और वह अपनी नज़र झुका देती है। फिर वह अपने मन में कहती है, इस हल्दी का रंग इतना गहरा हो कि कोई भी इसे फीका ना कर पाए। इधर रुद्र भी यही सोच रहा था कि जिस तरह जिया की हल्दी का रंग उस पर चढ़ा है, वैसे ही जिया का प्यार भी उसके ऊपर इस कदर चढ़ जाए कि फिर कोई और रंग उस पर असर ना कर पाए। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। रुद्र बहुत प्यार से उसकी आंखों में एकटक देख रहा था। वहीं जिया ने शर्म से अपनी नजरों को नीचे झुका दिया था। बाहर तेज हवा चल रही थी। कमरे की खिड़की खुली थी, जिससे हवा कमरे के अंदर आ रही थी और उन हवाओं से जिया के बाल उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे थे। रुद्र धीरे से उसके बालों को हटा कान के पीछे कर देता है। रुद्र की इस छुअन से जिया फिर सिर जाती है। रुद्र की नज़र अब जिया के होठों पर थी। वह धीरे धीरे अपने होठों को उसके करीब लेकर आता है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।